चुके हैं। किसी ज़माने में लोहिया जी इतने विरोधी माने जाते थे नेहरू जी के, फिर भी नेहरू जी उनको पूरा महत्व देते थे। कारण कि कहावत है ना, अपने निंदक नियरे राखिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये लोकतंत्र की इस बार 10 साल के बाद बहुत मजबूत हुआ है विपक्ष। अब ये अलग बात है कि वो उनकी भूमिका कैसी दिखती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये ज़रूरी है कि संतुलन बना के चलें। हालाँकि ये चुनौती है, लेकिन इसका अनुभव भारतीय जनता पार्टी को पहले भी रहा है। 6 साल वाजपेयी जी ने इसी तरह से गठबंधन की सरकार चलाई है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ वही हैं। और याद होगा आपको कि वाजपेयी जी की बहुत सारी देन है भारत को, लेकिन उसमें एक चतुर्भुज सड़क योजना जो है वो आज भी आप पूरे देश को कनेक्ट कर पाते हैं एक सड़क से जोड़कर, इस तरह से कि जहाँ आवागमन की सुविधा हो। तो उन्हीं का विजन था। तो मुझे लगता है कि मोदी जी भी ऐसे कुछ तीसरी अपने कार्यकाल में ऐसा लाएंगे। जहाँ तक बिहार की बात है, तो मुझे एक चीज़ खटक रही है कि अभी तक महिला किसी चेहरे का नाम नहीं आया है। तो मंत्रिमंडल में बिहार से मुझे लगता है कि महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बात जाएगी। और हम सब जानते हैं बिहार में इस बार जिन लोगों ने वोट किया है एनडीए को, उसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही है, जिसको कहा गया कि चुप्पा वोटर थे। और नीतीश जी की या फिर केंद्र की जो योजनाएं थी उसका लाभ महिलाओं को मिलता है, वो ज़्यादा सुकून उसे महसूस करती हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या भोजन राशन का मामला हो। तो उस लिहाज से, या फिर लड़कियों ने जो साइकिल योजना या फिर विद्यालय में पोशाक योजना वगैरह का लाभ लिया है, उसका वो माना जाता है नीतीश कुमार के बहुत ही कट्टर समर्थक हैं और वोटर हैं। तो ये कहीं ना कहीं से महिलाओं की, मुझे लग रही है कि आने वाले समय में हो सकता है, अगर इस बार नहीं तो एक्सटेंशन जब मंत्रिमंडल का होगा तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बिहार से ज़रूरी है। बाकी अपना जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाएं। वाकई ध्रुव कुमार जी, बहुत सारी विशेष बातों पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं की भी उतनी ही हिस्सेदारी। इस तस्वीर दिख रही है, जरा दर्शकों को इससे भी कनेक्ट कर देते हैं। ये राष्ट्रपति भवन की वो प्रांगण की तस्वीर, जहां पर आज सिर्फ देश की नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी। और कई 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर विशिष्ट मेहमान के तौर पर, अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं, जहां हम, आप और वो सभी, और यूं कहें कि सभी लोग इस क्षण के गवाह बन रहे हैं। और एक एक करके मेहमान भी पहुंच रहे हैं और वो गणमान्य भी पहुंच रहे हैं, जिनके लिए आज ऐतिहासिक दिन है। ये शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ, और जैसे जैसे पहुंच रहे हैं वैसे वैसे अपनी अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठते हुए। और मंत्रिपरिषद की एक पूरी कतार आपको नजर आ रही होगी, जहां पर उन तमाम लोगों के लिए चेयर लगाई गई है और सभी का स्थान पहले से निर्धारित रखा गया है कि भाई कौन किस जगह पर कहां पर आकर बैठेगा। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त दिख रही है शुभि। वाकई, और तैयारियां बहुत ही वृहद स्तर पर की गई हैं। सुरक्षा को लेकर भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। श्याम किशोर चौबे, वरिष्ठ पत्रकार, राजधानी रांची से हमारे साथ हैं। श्याम किशोर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मंत्रिमंडल में दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत से भी 2 नाम अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं मंत्रिमंडल में। तो क्या हम ये समझे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान भी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश की गई थी, वैसे ही मंत्रिमंडल में उन्हें तरजीह देकर आगे की रणनीति तैयार की जा रही है मोदी की तरफ से? देखिए, एक चीज़ आप गौर करें कि जो 2014 था, 2019 था और 2024 था, तो 2024 बिल्कुल डिफरेंट। और नरेंद्र मोदी के सामने 2024 एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है। जब वो गुजरात में ऑलमोस्ट 3 टर्म मुख्यमंत्री थे तब, या 2 टर्म भारत के प्रधानमंत्री रहे तब, उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। वो सिंगल मैन वो सब कुछ देखते थे। और यह आपने देखा भी होगा कि जो भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसकी टैग ही लाइन ही थी, मोदी की गारंटी, मोदी मैं था। लेकिन 2024 ने उसमें थोड़ा, क्या कहिएगा, थोड़ा ब्रेक डाला है। और उस ब्रेक के इसमें भाजपा या मोदी दक्षिण में घुसे हैं, पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा पेनिट्रेट किए हैं। सीटों की संख्या भाजपा की भले ही बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हो, लेकिन दक्षिण में भाजपा थोड़ा घुसी है। अब घुसी है तो जब आप किसी के घर में घुसिएगा तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो वहाँ अगर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। और आगे की राजनीति करनी है, जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि 2045 को ध्यान में रख के, विकसित भारत के सपने को ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो दक्षिण में तो जाना पड़ेगा ना।
नहीं जाएंगे तो कैसे होएगा? बिल्कुल। तो केरल सबको से रमेश रिप्रेजेंटेशन तो गोप देना ही हैं होगा। जिन्हें जगह दी गई है, और भले सीटों की संख्या बहुत ज्यादा न बढ़ी हो, लेकिन वहां पर जो तैयारी की गई, जिस ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी हमेशा काम करती है, उसका असर तो जरूर दिखता है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है इसके पास वो बढ़ा है। और ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी को इसीलिए कहा जाता है कि भाई वो साल के 1-2 दिन काम नहीं करती है, चुनाव से पहले काम नहीं करती है, वो 5 साल काम करती है, और इसीलिए उसकी संख्या जो है आज यहां तक पहुंची है। ये अनुकरणीय है, ये विपक्ष को भी सीखने जैसी बात है कि इसे सीखना होगा कि लोकतंत्र में एक पार्टी अपने आप को कैसे जनता से कनेक्ट करती है, कैसे मजबूत बनती है, और उसके बाद वो जनादेश के लिए आपके बीच पहुंचती है। ये खास बात है बीजेपी को सभी दूसरी तमाम पार्टियों से अलग पंक्ति मिलाकर खड़ा करने के लिए। मेरा ये कहना है कि हम जब केरल की बात करते हैं, एनडीए 1 साझा सरकार में जब बात होती है, तो अभिरंजन जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, एनडीए 1 को भी हमने देखा था, एनडीए 2 को भी देखा, उस वक्त तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी खुद ही। एनडीए 3 में जब वो आई 2024 की जब हम बात करते हैं, तब यहाँ साझा सरकार भले अब चलाने की बात हो रही हो, विपक्ष इस पर हमले कर रहा हो, लेकिन सर्वमत से सरकार एनडीए 1 में भी चली, एनडीए 2 में भी चली, और यही वजह है कि पूर्ण विश्वास एनडीए के लोगों को है कि एनडीए 3 भी सर्वसम्मत से चलेगी। निश्चित रूप से देखिए, मुझे कोई कारण नहीं लगता। ये सवाल बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ लोग जो है इस सरकार की स्टेबिलिटी पे की संभावनाओं पर जो है क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आता कि ये सरकार स्टेबल नहीं होगी, 5 साल नहीं चलेगी। मैं आपको कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ। एक तो एनडीए को क्लियर जो है मेजॉरिटी से 21 सीटें तो अभी ही ज़्यादा हैं। एक बात जो ये सवाल उठाया जा रहा है वो बीजेपी की 32 सीटें कम होने के कारण, क्लियर मेजॉरिटी से 32 सीटें कम होने के कारण उठाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इतनी सीटों के साथ देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कोएलिशन सरकार जो है मजबूती से नहीं चली है। आप याद करिए 1991 में कांग्रेस पार्टी के पास 244 लोकसभा सांसद थे और पीवी नरसिंह राव की सरकार बनी। वो सरकार 5 साल चली, बीच में जेएमएम घूसकांड का एक डेंट जरूर पड़ा, लेकिन वो सरकार 5 साल चली। अटल बिहारी वाजपेयी के पास केवल 182 सांसद थे 1999 में, वो सरकार देखिए 5 साल चली। कांग्रेस पार्टी के पास केवल जो है 145 सांसद थे 2004 के अंदर, लेकिन वो सरकार भी जो है सहयोगियों के समर्थन से 5 साल चली। और 2009 में कांग्रेस पार्टी के पास केवल जो है 205 सांसद थे, वो सरकार भी चली। तो सवाल है समन्वय। अगर समन्वय बनाकर रखा जाएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 240-42 सांसद कम नहीं होते, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो, एक टीडीपी है, एक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, और उसके बाद एक शिवसेना है, और एक जो है लोक जनशक्ति पार्टी है। ये 4 पार्टियां हैं, और इन 4 पार्टियों में केवल एक नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड, जो 12 सांसद वाली पार्टी है, केवल उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा ढुलमुल है। बाकी आप देखिए कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी है, चाहे शिवसेना जो टूट कर आई है उसमें से, वो तो किसी भी कीमत पे ये लोग इनके साथ रहने वाले हैं ना, क्योंकि शिवसेना इनके विरोध में है, शिंदे उनको तोड़ कर आए हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। ये तो हनुमान कहते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग हैं वो हनुमान कहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने इस अलायंस के तहत इतना बम्पर मेजॉरिटी प्राप्त किया है अपने करियर के आखिरी दौर में, वो बताइए कहाँ चले जाएंगे। और दूसरी चीज़, मैं एक और इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोग ये आशंकाएं जता रहे हैं कि एनडीए में से कोई टूटकर जो है चला जाएगा कभी, तो ये सरकार डगमगा जाएगी। लेकिन मैं आपसे इसका उल्टा कह रहा हूं कि सरकार इनकी बन गई है, सरकार इनकी स्टेबल भी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें 240 हैं। तो अगर जो है जिसको आप इंडिया अलायंस कह रहे हैं, उसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, 2-2, 3-3 सांसदों वाली पार्टियां हैं, कोई इकलौता सांसद है, इस तरह के लोग, क्या गारंटी है कि उधर से आने वाले समय में इधर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास सरकार है, इनके पास देने के लिए मंत्री पद है, इनके पास देने के लिए बहुत सारी चीजें। चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। बहुत, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत मैं खुश हूँ। मेरा बेटा आज मंत्री बनने जा रहा है।